दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। एक बार फिर हम भारतीय इतिहास से वीडियो लेकर उपस्थित हैं। भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत से वीडियो है। इस वीडियो में उन सवालों को शामिल किया गया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप इन सवालों को जानते हैं तो अपने कॉपी पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। दोस्तों अक्सर आप लोगों का अनुरोध रहता है कि सर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाइए, तो ज़रूर इस पर विचार किया जा रहा है। ज़रूर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। थोड़ा समय का अभाव रहता है इसलिए दिक्कत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, मतलब किस जेल में लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और तिलक ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? आप लोग इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी, मांडले जेल। मतलब इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मांडले जेल। मांडले जेल जेल सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय को अपना बंदी जीवन मांडले जेल में व्यतीत करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा हुआ था? तो दोस्तों पहले पेशवा समझ जाइए। मराठा साम्राज्य में पेशवा जो है प्रधानमंत्री का पद होता था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो इस समय पेशवा कौन था? देखिए मराठा साम्राज्य में बाद में जाकर वास्तविक शक्ति पेशवाओं के हाथ में ही रही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो पेशवा था बालाजी बाजीराव। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बने। वे 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का सामना करना पड़ा। यह समाचार सुनकर इनकी मृत्यु हो जाती है, बालाजी बाजीराव की। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? मतलब बंगाल के किस नवाब ने कहा है कि यूरोप के लोग मधुमक्खी के समान हैं? दोस्तों उत्तर दे सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा अलवर्दी खां। अलवर्दी खां। अलवर्दी खां का कहना था कि यूरोप के लोग मधुमक्खी के समान हैं। जब तक सहलाओगे शहद देगी और जैसे छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेगी। तो यह शब्द जो है बंगाल के नवाब अलवर्दी खां ने कहा था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? मतलब इसमें जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसका स्वामी भक्त था? तो उत्तर हो जाएगा इसमें, आप दे सकते हैं उत्तर, मीर बदान। आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध में जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, मीर बदान सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ते लड़ते मर गया था लेकिन वापस नहीं आया था। बाकी जो लोग हैं उनको धोखा दिया था लेकिन मीर बदान ने धोखा नहीं दिया था। युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ता रहा। देखिए प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के प्रति वफादार मीर बदान और मोहनलाल के नेतृत्व में सैनिकों का एक छोटा हिस्सा लड़ते हुए मारा गया। मोहनलाल और मीर बदान स्वामी भक्त था सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? दोस्तों अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजी अधिकारी क्लाइव के बीच हुआ था। क्लाइव उस समय गवर्नर नहीं था, तो क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा फरवरी 1757 में। कब हुआ था? फरवरी
1757 में, फरवरी 1757 में, याद रखिएगा। इसी के बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई, जिसके तहत नवाब सिराजुद्दौला ने मुगल शासक द्वारा कंपनी को दिए गए व्यापारिक अधिकार को स्वीकार कर लिया। कंपनी को दिए गए व्यापारिक अधिकार को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सवाल पूछा जा रहा है कि बंगाल में सबसे पहले डचों की फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। अक्सर सवाल पूछा जाता है, उत्तर दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा चिंसुरा। चिंसुरा में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी स्थापित? चिंसुरा। चिंसुरा में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। कहाँ? चिंसुरा में। नेक्स्ट, बंगाल में डचों का व्यापार वास्तविक रूप से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ। उन्होंने अपनी पहली कोठी चिंसुरा में स्थापित की। चिंसुरा में स्थापित की। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? उत्तर दे सकते हैं इसमें। कौन होगा? अक्सर सवाल पूछा जाता है। बक्सर बिहार में ही है। बिहार की किसी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर हो जाएगा मुनरो। इसका पूरा नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। हम लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, क्लाइव आंसर मार देते हैं, जो गलत है। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, जबकि दूसरी तरफ जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था मीर कासिम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1764 ईस्वी में, डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1764 के ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का एक संघ बना था, शामिल था। दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए। देखिए, मीर जाफर नवाब था, इसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम को, और फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया, याद रखिएगा। तो मीर कासिम ने विरोध किया। मीर कासिम ने अंग्रेज से लड़ाई की और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई जिसमें हार हुआ। तब मीर कासिम ने एक गुट बनाया, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला शामिल था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था और मीर कासिम खुद था। इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर बन गया था। तो इस लड़ाई में हेक्टर मुनरो की सेना ने मीर कासिम के नेतृत्व में जो सेना लड़ रही थी उसको पराजित कर दिया था। नेक्स्ट, बंगाल में तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बंगाल में तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर आप लोग दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। बंगाल में तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, याद रखिएगा। टैगोर ने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गौरक्षा समितियां स्थापित की थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आंसर देने में हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गौरक्षा समितियां स्थापित की थी? ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। कौन हो सकता है? आप लोग अनुमान लगाइए। उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गौरक्षा समिति स्थापित की थी। महात्मा गांधी ने स्थापित किया था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने गौरक्षा संघ का निर्माण किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। किस सामाजिक आंदोलन ने, किस संगठन ने यह नारा दिया था? उत्तर देखिए, आर्य समाज ने यह नारा दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि
भारत भारतीयों के लिए है, अब वेदों की ओर लौट चलो, यह भी नारा आर्य समाज का ही था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। यह डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे स्वदेशी पर जोर देते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारतीयों के लिए जैसे नारा दिया था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि किस व्यक्ति ने नारा दिया था, तो हम लोग उत्तर दे देंगे दयानंद सरस्वती। संगठन का नाम पूछेगा तो आर्य समाज। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर था? सवाल पूछा जा रहा है कि विधवा विवाह के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित गुरुदत्त। उत्तर हो जाएगा सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी प्रयास किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। उन्हीं के प्रयत्न से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। उन्हीं के प्रयत्नों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता थे। निम्न में से कौन? तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। उत्तर दे दीजिए। उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के जो विद्रोह हुए थे उसके नेता थे। इनकी मृत्यु के बाद इनका छोटा भाई अमर सिंह ने कमान संभाला था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस सवाल को पढ़ने वक्त में सतर्कता बरतनी है। हमारे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला अध्यक्ष कौन बना था? उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। देखिए, सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कब बनी थी यह भी डेट पूछा जाता है। 1917 में बनी थी, याद रखिएगा। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता के अधिवेशन से, मतलब 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। अब एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उत्तर हो जाएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन की। याद रखिएगा, यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, इसलिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा कि कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? इसका थोड़ा विकल्प पढ़ लेते हैं। इसे गैर कानूनी घोषित करना, इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना, इसका सहयोग प्राप्त करना, कांग्रेस से अधिकतम मित्रता प्राप्त करना। उत्तर हो जाएगा बी, इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना। इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना। कर्जन यह सोचता था कि जब तक हम हैं तब तक कांग्रेस समाप्त हो जाए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस के प्रति बेमस भाव रखते थे। उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य है कि उनके शासनकाल में कांग्रेस अपना दम तोड़ दे, अतः उनकी नीति कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त करने देने की थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बरकतुल्ला
लाला हरदयाल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। उत्तर आप लोग दे सकते हैं, उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। गदर आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ था, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका तथा कनाडा में बसे भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? उत्तर हो जाएगा इसका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पे। किस पे चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग ऐसा गवर्नर था जिसने करप्शन बहुत किया था, गलत काम भारत में बहुत किया था। बाद में इस पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के गवर्नर के रूप में, मैंने भारत यहाँ लिखा हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में किए गए कृत्यों के लिए वॉरेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। दोहरी प्रणाली किसने शुरू किया था? क्लाइव ने। तो सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? दोस्तों, अपने दूसरे कार्यकाल में कॉर्नवालिस भारत में ही मर गए थे, तो उनका कब्र कहाँ है? उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में। गाजीपुर में। कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है बहुत ज़्यादा ईमानदार अधिकारी था। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस ने बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों पर भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अस्थायी बंदोबस्त मतलब अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार को माना गया था। बिहार बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त ही लागू हुआ था। उनके कार्यकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किससे हुआ था? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है रिपन, लीटन, हेस्टिंग, क्लाइव। उत्तर हो जाएगा रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था। किसने किया था? रिपन। याद रखिएगा, रिपन ने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था। या आगे बढ़ते हैं। देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में, डेट महत्वपूर्ण है, 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा की आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, इल्बर्ट अधिनियम का विवाद के समय वायसराय रिपन ही थे। इल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था उस समय वायसराय रिपन थे। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इल्बर्ट बिल का विवाद किसके समय आया था? रिपन के समय आया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? देखिए, उत्तर दे सकते हैं लाला लाजपत राय, भगत सिंह, शेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। उत्तर आप लोग दीजिए, कौन सा हो सकता है? उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोटें ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी। यह उद्गार महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा
30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करने के समय लाहौर के तत्कालीन अंग्रेज पुलिस अधीक्षक स्कॉट द्वारा उन पर लाठियों से प्रहार करने के फलस्वरूप घायल होने के समय कहा गया था। तो कि साइमन आयोग का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। यह विरोध लाहौर में हो रहा था। इस पर क्या हुआ, लाठीचार्ज किया गया जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए। तब उन्होंने यह कथन कही थी। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे, तो अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से। अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में शिक्षा का उद्देश्य और माध्यम दोनों पर विचार करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अध्ययन समिति का गठन किया गया। 2 फरवरी 1935 में लॉर्ड मैकाले ने अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र जारी किया जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया जाने की सिफारिश की गई। थी। नेक्स्ट, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस समय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, वर्ष 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? उत्तर दे सकते हैं, महिलाएं, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, दलित वर्ग। उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय दलित वर्ग का। किसका? भारतीय दलित वर्ग का। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को भारत के पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। पूना समझौता दलित वर्गों के रिजर्वेशन से संबंधित था, मतलब विधायिका में। यह समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।